हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला ये चैप्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, फटाफट इसको निपटा देते हैं। अभी तक का काफ़ी मैक्सिमम चीज़ों को हमने निपटा दिया है, बस यही जो चैप्टर है थोड़ा सा बचा है। इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। सबसे पहले समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक मिनट, ये पेन खोल लूँ। ठीक है, so a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. ऐसे लोग who come together to contest elections, इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं and hold power in the government, that is called a political party. They agree on some policies and program. एक तरीके की policies और programs में काम करने का ये लोग काम करते हैं। मतलब बेसिकली हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी खुद की पॉलिसी और प्रोग्राम होती है, जिसमें वो अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये देखो पॉलिटिकल पार्टीज में होता कौन कौन लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में बेसिकली एक लीडर होता है, एक एक्टिव मेंबर होता है और फॉलोअर्स होते हैं। होते नहीं होते हैं, एक मेन लीडर्स होते हैं, कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं और कुछ बाकी के फॉलोअर्स होते हैं, है ना। सो पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। पार्टीज आर अबाउट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन्वॉल्व पार्टिजनशिप। इसका ये मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली सोसाइटी को, या यूं कहूं सोसाइटी जो डिवाइडेड है, जो डिवीजन है सोसाइटी में, उसको रिप्रेजेंट करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। इसी को पार्टिजनशिप कहते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में मत जाओ, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दो। फंक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहला काम करती हैं इलेक्शन लड़ने का काम करती है। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसी। इलेक्शन आर फॉट मेनली बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अगर इलेक्शन ना हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, तो सिंगल कैंडिडेट इलेक्शन लड़के भी इलेक्शन जीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सम कंट्रीज लाइक यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। लेकिन इंडिया में क्या होता है, टॉप पार्टी लीडर जो होते हैं वो कैंडिडेट को चूज करते हैं। जो जैसे कि मतलब मोदी जी को चूज करने का काम बीजेपी में कैंडिडेट थे ना मोदी जी, तो वो हमने नहीं चूज किया, वो टॉप पार्टी लीडर्स ने चूज किया। यूएसए में मेंबर्स और सपोर्टर्स चूज करते हैं ऐसा। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इट पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है, जिस कारण की वजह से उसको वोट मिला होता है। जैसे कि आप देख सकते हो बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया ना, तो उनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो 2019 में, जो पॉलिटिकल पार्टी जब वो जीतने वाली थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ रही थी, तभी उन्होंने राम मंदिर का एक ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में करा था। तो अलग अलग पॉलिसीज, हर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी खुद की पॉलिसीज होती हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं, और उन्हीं के बदौलत उनको वोट भी मिलते हैं और उन्हीं की बदौलत वो जीतते भी हैं। सो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। अब होता क्या है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, और किसी भी, इतने देश में इतने सारे लोग हैं, हर इंसान के व्यूज अलग अलग हैं। हर इंसान चाहता है कि सरकार उनके हिसाब से काम करे, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने एक सेट पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती हैं, और उसमें कोशिश ये करती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ व्यूज को उसमें वो करें, क्या बोलते हैं, इनग्रेन करें, इन्वॉल्व करें। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं वो रूलिंग पार्टी बनती है। थर्ड फंक्शन होता है पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। देश में कानून बनाने का काम जो करती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत अहम भूमिका होती है। कैसे, पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जब जीतते हैं तो पार्लियामेंट में जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाने के बाद वो कानून बनाने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सीट्स लेके आती है, वही पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग वही सरकार बनाती है और बाद में बेसिकली सरकार चलाती भी है। सो पार्टीज रिक्रूट लीडर, train them and then make them minister to run the government in the way they want. कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो जीत नहीं पाती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी रोल ऑफ ऑपोजिशन, यानी ऑपोजिशन का रोल भी निभाने का काम करती हैं। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी, सपोज बीजेपी अभी राइट नाउ गवर्नमेंट नहीं है, सॉरी बीजेपी गवर्नमेंट में है लेकिन कांग्रेस अभी गवर्नमेंट में नहीं है, तो वो क्या काम कर रही है, वो ऑपोजिशन का रोल कर रही है। इस टाइम पर वो गवर्नमेंट की, रूलिंग सरकार की कमियों को हाईलाइट करती हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करती हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा पार्टी शेप
पब्लिक ओपिनियन, यानी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के विचारों को भी इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं। कैसे? कई बार पॉलिटिकल पार्टीज मूवमेंट्स लॉन्च करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं सोसाइटीज में, जिसकी वजह से वो पब्लिक ओपिनियन को भी बनाती हैं, लोगों के विचारों को, करंट अफेयर्स या न्यूज़ या इश्यूज को हाईलाइट कराती है। देखते होंगे आए दिन न्यूज़ में चलता रहता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब देखो, एक नॉर्मल इंसान के लिए, ऑर्डिनरी इंसान के लिए किसी बड़े आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को अप्रोच करना बड़ा डिफिकल्ट है। बट वहीं अगर मैं बोलूं किसी लोकल लीडर को, एमएलए या एमपी को, उसको अप्रोच करना हो अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो आसानी से उससे अप्रोच कर सकता है, क्योंकि उसको उसने वोट दिया है। तो पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या उनके नेता जो लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट की मशीनरी को, उनकी वेलफेयर स्कीम को आसान बना देते हैं, अप्रोचेबल बना देते हैं। किसके लिए? ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस में से कोई भी आ सकता है, डिटेल में समझाने को आ सकता है। ये किस तरीके से करती हैं ये आपको पढ़ना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि क्या फंक्शन। पहला, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ने का काम करती हैं। दूसरा, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर्म करती हैं। तीसरा, लॉ मेकिंग करती हैं। चौथा, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। पांचवा, रोल ऑफ अपोजिशन, कई बार अगर जीत नहीं पाई तो अपोजिशन का रोल भी निभाती हैं। पब्लिक ओपिनियन शेप करने में, पब्लिक ओपिनियन, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स करती हैं। और कई बार दे प्रोवाइड एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम टू कॉमन पीपल। इस तरीके से पार्टीज फंक्शन करती है और यही एक तरीके से नेसेसिटी भी है। अगर आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए, यही सारे काम करती हैं इसलिए हमें चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो, इंडिविजुअल कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हो तो, तब क्या कहेंगे? सो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। क्या होगा? हर एक इंसान अकेले लड़ेगा, और अकेले लड़ेगा तो कोई मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी का ही गेम है ना। अगर आपको कोई लॉ पास कराना है तो मेजॉरिटी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस पर हामी भरनी चाहिए, उस पर यस कहना चाहिए। लेकिन अगर इंडिविजुअल इंसान चीजों को चेंज कराना चाहेगा तो उसका सपोर्ट करेगा कौन? पॉलिटिकल पार्टीज में तो ये होता है कि भाई आप अगर बीजेपी के हो तो जैसा बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कहा है वैसा आपको करना पड़ेगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट मेजर पॉलिसी चेंजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मार्क कर रहा हूं ना, कर लेना याद। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। ठीक है, गवर्नमेंट तो बन जाएगी, कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगी बट उसका यूज नहीं रह पाएगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। देश में प्रधानमंत्री भी इंडिविजुअल बनेगा लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए नहीं होगी, अपनी सिर्फ लोकेलिटी के लिए होगी। तो फिर ऐसे देश, ऐसा क्या फायदा यार, है ना। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आता है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारे आप बीजेपी की महिला मोर्चा वाले वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। उससे पहले एक चीज़, अगर एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक यूनी पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। देखो क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो कहाँ गया, टू पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज में ना टू पार्टी सिस्टम होता है जहां पर सिर्फ दो ही पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? तो हमारे देश, दुनिया में दो तरीके के सिस्टम है। एक टू पार्टी सिस्टम है जहां पर मेजरली only the two main parties have a serious chance of winning the majority of seats. This system is called two party system. United States of America, USA और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर लेबर्स होते हैं और लेबर पार्टी होती है और एक और पार्टी होती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से पार्टी होती है। तो यूके और यूएसए में दो पार्टी सिस्टम है। कुछ जगह होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, लाइक इंडिया, ठीक है। इंडिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं इसको, जहां पर मोर देन वन पार्टी हैज देयर ओन चांस ऑफ, रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस। अलायंस में आने का संभावना होती है या फिर खुद से अकेले दम पर। जैसे बीजेपी आई आज, कल को कांग्रेस आ जाएगी, कल को या फिर कोई भी क्या बोलते हैं उसको, अलायंस आ जाएगा, राइट। तो देखो ये एक एनडीए है। एनडीए बोलते हैं 2004 में जब पार्टीज़ का अलायंस बना था तो उसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेफ्ट फ्रंट, ये सारे अलायंस है। ये मल्टी पार्टी सिस्टम का एक फीचर है, ठीक है।
कि अलायंस कोalition गवर्नमेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज की। कौन सी होती है नेशनल पार्टीज, कौन सी होती है रीजनल पार्टीज। अच्छा, ये कार्टून बड़ा पूछते हैं बच्चे कई बार कि ये क्या है भाई। 27% ऑफ कैनेडियन थिंक दैट द लिबरल शुड बी इन पावर, 35% थिंक that the conservatives should be in power, 98% of Canadians agree that all politicians should be locked in the trunk of a 82 Yugo, एक कार का नाम है। एंड मतलब 98% कैनेडियंस का मानना है कि भैया इनको नायग्रा फॉल से धक्का दे दो। ये कनाडा की पॉलिटिक्स की, कनाडा क्या पूरी दुनिया का वही है कि नेताओं को कौन अच्छा मानता है यार, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो नेताओं को अच्छा मानते हैं, या तो कोई बहुत ही भयंकर ब्रह्मांड नायक कोई नेता आ जाए जिसको बिल्कुल मज़ा आ जाए, है ना। सो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। दो तरीके की पार्टीज होती हैं, एक नेशनल पार्टी होती है जो नेशनल लेवल पर वर्क कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं ये, और एक होती है स्टेट पार्टी जो स्टेट लेवल पर, पर्टिकुलर स्टेट पर लेवल पर वर्क कर रही होती हैं, और ये छोटी पार्टीज होती हैं, कह सकते हैं। तो नेशनल पार्टी जनरली बनने का क्राइटेरिया क्या है देख लो। अब पार्टी, ये नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया, ठीक है। एनपी मतलब नेशनल पार्टी। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। लोकसभा में या तो 6%, कम से कम 6% वोट मिले, कहां, लोकसभा में, या फिर किन्हीं 4 स्टेट्स की असेंबली में, और या तो 4 स्टेट्स की असेंबली में इनको इतना वोट मिले, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, या फिर एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और 4 सीट्स लोकसभा में लेके आए, तब बोलते हैं इसको नेशनल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको या तो ये होए कि भैया 6% सीट लोकसभा में, या 4 स्टेट असेंबली में 6% सीट लेके आए मिलाकर, एंड इसके अलावा 4 सीट्स इन लोकसभा, कम से कम नहीं तो 4 सीट्स लोकसभा में मिले, तब उसको हम नेशनल पार्टी मानेंगे। स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया भाई, ये स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया देखो। स्टेट पार्टी वो पार्टी होती है जिसमें ये देखो, इसमें ये 6% सीट्स ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो 6% वोट मिले उसको, उस पार्टी को, भले ही हार जाए लेकिन एटलीस्ट 6% वोट तो मिले, एंड एटलीस्ट 2 सीट लेके आए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तब उसको स्टेट पार्टी की कैटेगरी में डालेंगे। तो जो भी ऐसी पार्टीज होती हैं, जो बड़ी पार्टीज होती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, और इन पार्टीज को बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जो बड़ी पार्टी होती हैं। सो लार्ज पार्टी कहां गया, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ही पावरफुल ऑफिस है इंडिया का ये, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ऐसी पार्टीज को एक यूनिक सिंबल मिलता है, कहां गया, yes, while the commission treat all parties equally, it offers some special privileges to large parties. इनको एक यूनिक सिंबल मिलता है, ठीक है, and only the official candidate of that party can use that election symbol. Parties that get this privilege and some other special जिस भी पार्टीज को ऐसे प्रिविलेज मिलते हैं या इलेक्शन द्वारा, कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है, ठीक है। और उनका मैंने आपको बता दिया कि कैसे इन पार्टीज का मेन वो होता है। अब इंडिया में जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो नेशनल लेवल की पार्टी हैं, एक है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी की, ममता दीदी की एक पार्टी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुई थी। डेट अगर याद नहीं होगी तो ममता बनर्जी का नाम याद रखना, ये पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है इनका। सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म पर ये बिलीव करती है। फ्लावर एंड ग्रास इसके वो हैं, क्या बोलते हैं, सिंबल। मेनली ये 4 स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में एक्टिव है, और अच्छे सीट से 22 सीट्स मिली हुई हैं भाई इसको, है ना। इट गॉट 4.7% वोट्स एंड वॉन 22 सीट्स, मेकिंग इन द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, ठीक है। जो 2019 में इसको 4% सीट्स मिले हैं, बट नॉर्मली इसको अब तुम बोलोगे 6% से तो कम है सर, ऐसा नहीं होता, ओवरऑल देखा जाता है, ठीक है। पहले से इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है नेशनल पार्टी का। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का 2019 का ये फिगर है एक्चुअली। बहुजन समाज पार्टी जिसका हाथी है यूपी के लोग, सब लोग जानते ही होंगे, और यूपी के बाहर वाले भी जानते होंगे। कांशीराम जी ने इसको शुरुआत करा था। मायावती, कुमारी बहन मायावती, हमारी बहन, तुम्हारी बहन मायावती जी, सब इनकी वो हैं, क्या बोलते हैं,
लीडर हैं अभी राइट नाउ, 1984 में लॉन्च हुई थी। दलित्स और आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज के हक को ध्यान में रखकर ये बनाई गई थी। इसमें महात्मा फूले यानी साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब जी के आइडल्स को ये फॉलो करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ये इसका मेनली एक्टिव रही है। इसके अलावा हमारी आ गई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान इसका वो है। 1980 में लॉन्च हुई थी। शुरुआत में भारतीय जनसंघ के रूप में फॉर्म हुई थी बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इन 1951। बाद में इसका नाम चेंज करके भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। इसकी जो आइडियोलॉजीज हैं, आइडियोलॉजी याद रख, थोड़ा सा याद रखोगे ना मजा आ जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, बहुजन समाज पार्टी की राइट्स ऑफ दलित, आदिवासी, ओबीसी। इसका क्या भाईजान का, हमारे बीजेपी का क्या है? बीजेपी की जो एक्चुअल फिलॉसफी है दैट इज कल्चरल नेशनलिज्म, या जिसको हम हिंदुत्व भी बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनके लिए। और दे वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इन्होंने कर दिखाया। ठीक है, तो ये सब इनकी आइडियोलॉजीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इनका जो अलायंस है, जो ये अलायंस बनाती है, उसका नाम होता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बना था इन्होंने 2014 में, आई थिंक, यार इंक्लूडिंग सेवरल पार्टी इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी। अभी 2019 में लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई, 303। इसके बाद सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925, बहुत पुरानी पार्टी है। ओल्डेस्ट तो नहीं है बट पुरानी है। इन्हें यार कांग्रेस का नाम हटा दिया गया इसमें से, लास्ट में रखा होगा मे बी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, ये तो आपको पता ही, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म में बिलीव करती है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। ये बस एक इंपॉर्टेंट यूनिक चीज हो गई, मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म में बिलीव करती है सीपीआई। इसका ये है। एक है सीपीआई मार्क्सिस्ट, ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस क्या है। 1964 की ये जो पार्टी थी सीपीआई मार्क्सिस्ट, ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है, लेकिन इसमें और उसमें क्या चीज फर्क है ना, दे एक्चुअली अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म और इंपीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में ये बिलीव करते हैं। इनकी थोड़ा सा ये दोनों एक्चुअली सेम थे सीपीआई, बस ये दोनों बटे हुए हैं। ओल्डेस्ट पार्टी जो है ये है आपकी हमारी सबकी, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी है। 1885 में लॉन्च हुई थी और जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में ये हमारे देश में आज़ादी मिली। और 1977 तक ये एक क्या बोल सकते हैं, रूलिंग पार्टी रही। अरे ये क्या हो गया, ओके। फिर इसके अलावा थी ये तुम्हारा, अच्छा इसके यूपीए, इसका जो अलायंस है वो यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसका बोलते हैं। ठीक है, यूपीए अलायंस का नाम। कुछ कुछ चीज़ें याद रखो, बस इतनी जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इतना भी याद रख लोगे बहुत है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये भाई हमारे वो मैं नाम अजीत पवार, हाँ सही नाम बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र की पार्टी है ना ये, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र में की मेन प्रेजेंस है, यस। तो 1999 में लॉन्च हुई थी। डेमोक्रेसी और गांधीयन सेकुलरिज्म पर बिलीव करती है और ये यूपीए के साथ अलायंस बना चुकी है। महाराष्ट्र में इसका मेजर डोमिनेंस है एनसीपी की, अजीत पवार साहब की। अजीत पवार नाम सही बोल रहा हूँ मैं, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो भैया स्टेट पार्टी का तो आपको पता है कि स्टेट पार्टी 6% सीट एटलीस्ट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इसके अलावा 2 सीट लेके आए किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, एमएलए सीट्स में। तो कई सारी हैं, बीजू जनता दल, शिवसेना, डेमोक्रेटिक सिक्किम, डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, है ना, समाजवादी पार्टी, अब तो शायद ये नेशनल लेवल पार्टी हो गई है, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये है ना। सो नो वन इन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। और कई बार इन पार्टीज़ के साथ इन्होंने वो भी बनाई है। तो कई सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, नाम याद रख लो बस हल्का फुल्का, ज़्यादा तो क्या ही कुछ होगा। अब आम आदमी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, बिहार में है ये राष्ट्रीय लोक दल, है ना, राष्ट्रीय जनता दल, ये बेसिक पार्टीज़ हैं। इतना ना इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, मैं सही बताऊँ। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये आने वाला है कि क्या चैलेंजेस हैं भैया पॉलिटिकल पार्टीज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या चैलेंज फेस करती हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, भाई लोग, इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब? इसका ये मतलब है, तुम देखो ये पार्टीज दुनिया भर में तो डेमोक्रेसी करती हैं, है ना, लेकिन इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई इनका जो टॉप लीडरशिप है
पहले तो आप देखो ना, कांग्रेस बदनाम क्यों हुई? कांग्रेस बदनाम इसलिए हुई कि इसमें हमने बोला कि फैमिली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहती, कि फैमिली वाले सारे डिसीजन लेते हैं, गांधी फैमिली वाले। तो इसीलिए तो इन्होंने क्या करा, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप की रिसेंटली इलेक्शंस करवाए गए, जिसमें एक तरफ थे मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ थे तुम्हारे वो इंग्लिश जो कौन बोलते हैं यार, वो शशि थरूर। तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि लोकल जो पार्टी के बाहर तो डेमोक्रेसी हो रही है, लेकिन अंदर ही ना जो टॉप लीडरशिप है वो सारी पोजीशन पावर को अपने हाथ में रखना चाहती थी। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी पार्टी विद इन पार्टीज। ऑल ओवर वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, ना तो मेंबरशिप रजिस्टर्स होते हैं इनके पास, ना तो और मीटिंग्स करते हैं ढंग से, ना तो इंटरनल इलेक्शंस करवाते थे। बदनाम हो गई थी ना कांग्रेस, इसी वजह से इनको करवाना पड़ा, पता है, समझ रहे हो? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा ये देखो, टॉप लीडरशिप सारे नेताओं को लड़ा, जैसा वो करना चाहते हैं वैसा दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वैसा दिखाते हैं। मतलब जैसे जो आजकल बोलते हैं ना गोदी मीडिया, वैसे मीडिया वाले का सब, ठीक है। इसके अलावा द सेकेंड चैलेंज वॉज डायनेस्टिक सक्सेशन, कि भैया अगर जवाहरलाल नेहरू जी के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी बनेगी कांग्रेस में, फिर इंदिरा गांधी की बेटी जी के बाद उनके बेटा बनेगा राजीव गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी के बाद उनका बेटा ही बनेगा पीएम। तो ये ऐसा क्यों? ये डायनेस्टिक सक्सेशन का सिस्टम, भैया हमारे देश कोई इंपीरियलिज्म थोड़ी ना, हमारे देश में कोई मोनार्की थोड़ी ना है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डायनेस्टिक सक्सेशन। The second challenge of dynastic succession is related to the first one. Since most political party do not practice open and transparent procedure for their functioning, transparent procedure होता नहीं है, इसलिए इसमें जो होता है ordinary workers कभी टॉप पोजीशन में जा नहीं पाते किसी पॉलिटिकल पार्टी में, और हेंस जो टॉप पोजीशन में होते हैं वो मेनली फैमिली और फ्रेंड्स लोगों के पास टॉप पोजीशन होती है, और वो पूरे देश को वैसे चला रहे होते हैं। इसके अलावा थर्ड जो चैलेंज था, मनी एंड मसल पावर, यानी जिसके पास पैसा उसके पास पावर। Since parties are focused only on winning election, they tend to use shortcuts to win election. कैसे? जनरली शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे कैंडिडेट को टिकट्स दी जाती है जिनके पास पैसा है। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड टू पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। अब बोलते हैं ना बीजेपी के लिए, ये अदानी वाला जो केस बड़ा आया था बीच में, कि अदानी ने पैसा दिया बीजेपी को, तो अदानी को बड़ा ही प्रोजेक्ट मिल रहे, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो जो कई बार ऐसा भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज की केस में कि भाई जो रिच कैंडिडेट होता है या कोई बिजनेसमैन होता है जो पैसे वाला होता है, उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी उसी के हिसाब से होती है। समझ में आ रहा है? पहला क्या हो गया? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा क्या हुआ? डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा मनी एंड मसल पावर। और चौथा, फोर्थ चैलेंजेस, कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। कई बार दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई भी ऐसा बड़ा डिस्टिंक्शन नहीं होता, कई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अरे भाई जब कांग्रेस है बीजेपी है, तो लोग बीजेपी वाले कांग्रेस के पास कब जाएंगे या कांग्रेस वाले बीजेपी के पास कब जाएंगे? जब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा ना। भाई रसगुल्ला है, काला रसगुल्ला जो है, अब वो काला है रंग उसका या लाल रंग है, टेस्ट तो वही है, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. In recent year, there has been a decline in ideological difference among parties of the world. Like an example भी दे रखा है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज आते हैं। भाई लेबर पार्टी आ जाए चाहे कंजर्वेटिव पार्टी आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये जो ये कार्टून देख रहे हो, वन पार्टी कंट्री, नॉर्थ कोरिया में या फिर क्या बोलते हैं, कौन सा जॉर्ज बुश में, एक पॉलिटिकल पार्टी इतना ज़्यादा हो गई कि भैया जो ये तुम्हारा जो लीडर है, द कार्टून वॉज ड्रॉन ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी इन यूएसए. द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट. उनका जो पार्टी थी जॉर्ज बुश की पार्टी का, उसका सिंबल एलिफेंट था, और अपने हाउस को, पार्लियामेंट को, लीडर्स को, कोर्ट को, फ्रेंड्स को, प्रेसिडेंट, सबको जेब में लेकर घूमते हैं, मतलब सब खरीदे हुए हैं, सबको कंट्रोल में रखा हुआ है. ठीक है, ये मेजर चैलेंजेस है. तो इसका रिफॉर्म कैसे किया जाए, कैसे रिफॉर्म करें, ये बड़ा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैलेंजेस और रिफॉर्म्स. पहले तो रिफॉर्म जो अब सरकार ने करे वो देखो. पहला, एक कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ. पहला पॉइंट ये है. क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ? इसमें क्या होता था, पहले ना पैसे के चक्कर में एमपी और एमएलए ना दल बदल लेते थे, अपनी पार्टीज चेंज कर लेते थे, तुरंत जीत के आएंगे बीजेपी के टिकट पर, और पार्लियामेंट के अंदर आते आते
कांग्रेस वालों ने पैसे दिए तो चेंज कर लेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और चेंज कर लेते थे। तो ऐसा नहीं कर सकते भैया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता था कि मिनिस्टर बनने के चक्कर में, मान लो जैसे कांग्रेस का एक वो है, बीजेपी पावर में है, कांग्रेस का एमपी जीत के आया, उसने क्या करा, बीजेपी वाले ने बोला हमारी तरफ आ जाओ, हम पैसे दे देंगे। तो उसने क्या करा, चलो सीट तो मेरे नाम पर मिली है ना, टिकट भले कांग्रेस का हो, सीट तो मेरे नाम पर है ना, पैसा ले लेगा और मिनिस्टर बनने के लिए एमपी बन के चले जाएगा। तो ऐसा सरकार ने बोला अब नहीं कर सकते भैया, अगर तुमने पार्टी चेंज करी तो तुम्हारी सीट भी गई। नाउ द लॉ से दैट इफ एनी एमएलए और एमपी, अब लॉ बोलता है इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी ही और शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। पहले होता था कि सीट नहीं जाएगी, आप पार्टी चेंज कर लो, ठीक है भैया, आप कांग्रेस से के टिकट से कोई बात नहीं, आपके पास सीट आपके पास रहेगी, आप बीजेपी में चले जाओ, बीजेपी के एमपी बन जाओगे। फिर आप कांग्रेस के एमपी के नाम पर जीत के आए सीट, आप बीजेपी में चले गए, बीजेपी के एमपी कहलाओगे। लेकिन अब ऐसा एंटी डिफेक्शन बोलता है कि सीट भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या पास करा, सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन क्रिमिनल्स। अब क्या करा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया कि जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो मतलब भले ही रिच लोग भी हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए इलेक्शन में, और एफिडेविट भरोगे, पूरा एफिडेविट डॉक्यूमेंट भरोगे जिसमें सारी चीजें आप बताओगे, शपथ पत्र बोलते हैं हिंदी में इसको, सारी चीज बताओगे, कितना पैसा है, कितने केस पेंडिंग है आपके खिलाफ, कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे कि, और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में पब्लिक करी जाएंगी। तो इससे पता लगेगा कि कौन कैंडिडेट कितना पानी में है। इसके अलावा तीसरा, इलेक्शन कैंडिडेट कमीशन passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections. इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक रूल बनाया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में अपने इंटरनल इलेक्शंस होंगे, कि कैसे प्रेसिडेंटशिप, कौन पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, उसके लिए इलेक्शन होंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स फाइल करेंगी, भैया कितना पैसा आया, कहां से आया, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज करा था सुप्रीम कोर्ट में, देगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से चीजें। इसके अलावा और भी चीजें की जरूरत है, जैसे कि सिर्फ इतने से काम से नहीं होगा, तो कुछ सजेशंस भी हैं। 5 मार्क्स में आता तो मान लो 3 मार्क्स, 3 पॉइंट सी लिख दिए, 2 पॉइंट सी लिख दिए सजेशंस के, कि जैसे सजेशंस में द लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि भैया ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के हाथों में सारी पावर दे दी जाए, नहीं, मेंबरशिप रजिस्टर होना चाहिए, कौन मेंबर बन रहा है, और टाइम टू टाइम पार्टी डिस्प्यूट्स जो हायर पोजीशन होनी चाहिए वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक इंसान बन गया, राहुल गांधी बन गया प्रेसिडेंट, तो उसके अलावा उसके बाद कोई बन ही नहीं पा रहा, उसी का बेटा बनेगा बस प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपन इलेक्शंस होना चाहिए, और ये पार्टी का जो मैटर है इंटरनल अफेयर, इसको रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाने चाहिए। दूसरा, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, कि विमेन को भी तो रिजर्वेशन दो। चलो सरकार ने रिजर्वेशन कर रखा है, कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को 1/3 टिकट्स विमेन को भी बांटने चाहिए, जिससे विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तीसरा, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ये थोड़ी सी गड़बड़ चीज थी मेरे नजरिए में, कह सकता हूं कि भैया सरकार का अपनी जेब से, कोई भी अमीर इंसान अपनी जेब से पैसा ना लगाए इलेक्शन में, सरकार खर्चा करे पैसा, अपोजिशन को भी इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दे, और रूलिंग पार्टी को भी, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दे, और उसमें भी रेगुलेटेड अमाउंट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सो दिस सपोर्ट को द गवर्नमेंट शुड बी गिवन, शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। इसमें पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन वगैरह वगैरह का खर्चा, इससे क्या होगा ना, पता रहेगा कि कौन कितना खर्चा कर रहा है। बट ऐसा थोड़ा सा दिक्कत है, आपको भी पता है प्रैक्टिकली, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। नाउ दीज सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड, हालांकि आने वाले समय में शायद फ्यूचर में ऐसी चीज़ें हो जाएं, तो मे बी। सो देखो, इसमें एक पॉइंट है, कहाँ पर है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ, तो ये तो चीज हो गई। ये सारे लॉज सरकार, ये ऑर्डिनरी सिटी पॉलिटिकल पार्टीज तब तक नहीं करेंगी ना। देखो, देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। और भी चीज है, 1, पीपल कैन पुट प्रेशर, लोग जब प्रेशर डालेंगे, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी, एजिटेशन, ऑर्डिनरी सिटीजन प्रेशर ग्रुप्स। अगर इनमें नॉर्मल लोगों पॉलिटिकल पार्टीज पर
प्रेशर डालें तब एक रिफॉर्म आ सकता है ना। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टी। जो ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज एक और तरीके से इंप्रूव हो सकती है, यानी जो बदलाव चाहते हैं वही लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लें, तब पॉलिटिकल पार्टीज में बदलाव आएगा। तो बच्चों ये चैप्टर इस तरीके से हुआ पूरा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी बता दी हैं। मुझे लगता है कि इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आना चाहिए। आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, बरकरार रखो अपना मोटिवेशन, ठीक है। 2 दिन और बचे हैं और बाकी मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। चैनल पर बने रहना। थैंक यू।